बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर इंसान अपने गलत कामों को दुनिया से छुपाते हुए ये समझ बैठता है कि उसकी पकड़ कभी नहीं हो पाएगी और ना ही उसकी बुरी नीयत से कभी पर्दा उठेगा। लेकिन इंसान अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाह हमारे हर अमल और हर गलत हरकत से बखूबी वाकिफ़ है। फिर चाहे वो गुनाह रात की स्याही में छुप कर भी क्यों ना किया जाए, अल्लाह सब जानता है, मगर मोहलत देता है कि शायद इंसान सुधर जाए। लेकिन इंसान इस डील का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और जब अल्लाह की तरफ से मोहलत ख़त्म होती है तो ऐसे पकड़ होती है कि इंसान झटका खाकर रह जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा काम बज़ाहिर दुनिया के सामने बहुत इज्जत वाला था। मैं एम्बुलेंस ड्राइवर था। बज़ाहिर मैं मरीज़ों को अस्पताल और मर चुके लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहा था। लेकिन इस काम के पस्से पर्दा मेरा असल कारोबार क्या था कोई नहीं जानता था। मेरा घराना गांव में रहता था, इसलिए घर वालों को भी खबर ना हुई और शहर में मैं ज़्यादा किसी को नहीं जानता था। उस वक्त भी मैं खाना खा रहा था जब अचानक मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया। मेरा जो काम था उसके लिए मुझे हर वक्त होशियार रहना पड़ता था और डॉक्टर की कॉल अगर रात के 2 बजे भी आ जाती तो मुझे फ़ौरन उठना पड़ता था। अब भी मैंने खाना छोड़कर फौरी कॉल अटेंड की तो मेरी तवक्को के एन मुताबिक डॉक्टर सरगोशी में बोलता मुझे बुला रहा था। मैंने खाना अधूरा छोड़ा और जल्दी से उठकर अस्पताल की तरफ भागा। रात का वक्त था, इसलिए कुछ खामोशी छाई हुई थी। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो बेचैन सा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक और मरीजा को उसने बेहतर इलाज और कम फीस का लालच देकर अपने ज़ाती क्लिनिक में बुलाया है। डॉक्टर ने मुझे मतलूबा वक्त बताया और पहली कॉल पर फौरी क्लिनिक पहुंचने का कहा। मैंने सर हिला दिया। डॉक्टर के बताने का मकसद ये था कि मैं उस वक्त के दौरान डॉक्टर की क्लिनिक के करीब ही मौजूद रहूं। मैं वहां से चला गया। मेरी रिहाइश डॉक्टर की क्लिनिक से बहुत दूर थी, इसलिए ऐसे मौके पर मैं एम्बुलेंस में ही खाना पीना करता था और वहीं सो जाया करता था। अगले रोज मैं वक्त पर ही डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गया। क्लिनिक पर ज्यादा रश नहीं था क्योंकि जिस रोज हमने अपना काम करना होता था उस रोज डॉक्टर साहिब बाकी मरीजों को मना कर दिया करते थे ताकि किसी तक बात ना पहुंचे। एक जवान लड़की को क्लिनिक से गायब करना बहुत खतरे और रिस्क का काम था, मगर पैसा इतनी बुरी चीज है कि हम ये खतरा भी मोल ले रहे थे। क्लिनिक के स्टाफ में डॉक्टर साहिब ने पहले ही एहतियातन 2-3 बंदे रखे हुए थे और उनको भी मुंह बंद रखने के पैसे दिए जाते थे। मैं क्लिनिक के तहखाने में मौजूद मखसूस कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर साहिब ने अपना इंजेक्शन तैयार किया और मुझे चंद ज़रूरी हिदायत देते खामोशी से उस कमरे से जुड़े दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। वहाँ एक जवान मरीज़ा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजे पर रुककर उस लड़की को देखा तो मेरी आंखें चमक उठी थी। वो बेहद हसीन और कम उम्र लड़की थी। बीमारी की वजह से उसका चेहरा कुछ जर्द सा हो गया था, मगर फिर भी रंगत दमकती हुई सी लग रही थी और नकूश में भी इंतहा की कशिश थी। वो लड़की ऐन हमारे काम की थी। डॉक्टर ने लड़की से पेशे वराना अंदाज में बात करते हुए उसे एक ज़रूरी इंजेक्शन लगवाने का कहा। मैं जानता था वो इंजेक्शन किसी भी बीमारी के लिए ज़रूरी नहीं था, बल्कि वो इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर वो डॉक्टर हसीन और खूबसूरत लड़कियों को लगाता था। उस इंजेक्शन के लगने से लड़कियां बज़ाहिर जागी हुई होती थी, मगर उनका जिस्म मफलूज हो जाता था और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता था, जिसकी वजह से वो अपने साथ बुरा होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाती थी। उस लड़की ने हकीकत से बेखबर होते हुए इंजेक्शन लगाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर ने गर्दन मोड़कर मुझे देखा और आंखों ही आंखों में मुझे तैयार रहने का इशारा दिया। ऐसे मौके पर तो मैं वैसे भी बिल्कुल तैयार होता था। मैं इंतज़ार में कमरे से बाहर खड़ा हो गया। मैं चौकन्ना था क्योंकि डॉक्टर के बाद मेरी बारी थी और मेरा काम ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मुझे उन लड़कियों को नीम जान होने के बाद क्लिनिक से निकाल कर ले जाने का काम भी करना होता था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, मगर उसकी शादी जाहिल घराने में हुई थी। लड़की को कुछ वक्त से मिदे का मसला हो रहा था, मगर उसकी सास घर में ही इलाज करने पर जोर देती थी, जिसकी वजह से लड़की को अब खाना पीना हजम करने में भी दुश्वारी हो रही थी। वो चंद रोज पहले डॉक्टर के पास आकर अपनी परेशानी बता चुकी थी। वो ससुराल और शोहर को बताए बगैर आई थी और ऐसी लड़कियां हमारे बहुत काम आती थीं जिनका हमारे क्लिनिक में आने का कोई सबूत ना हो। इसलिए डॉक्टर ने उसके आने पर उसे इलाज के नाम पर इंजेक्शन लगा दिया था और अब कमरे में उसके पास मौजूद था मैं गरीब घर का लड़का था। बाप की मौत के बाद अपने बाप की छोड़ी जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेचकर जो पैसा बचा था उससे एम्बुलेंस खरीद ली थी।
अब मेरे पास कमाई का जरिया सिर्फ एम्बुलेंस थी और अगर मैं चाहता तो एम्बुलेंस से होने वाली मुख्तसर कमाई से गुजारा कर लेता। मगर उस डॉक्टर ने जब मेरी गरीब और पैसा कमाने की लगन देखी तो मुझे अपने साथ काम पर मिला लिया और मैं भी हर बार एक साथ हजारों की रकम मिलने का सुनकर मान गया। हालांकि ये काम करते हुए कई बार मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था, मगर मैं अंधा और बहरा बना हुआ था। हर बार ऐसे ही डॉक्टर साहिब इलाज या किसी ऑपरेशन का बोलकर लड़कियों को क्लिनिक आने का ऐसा वक्त बताते जब क्लिनिक के अंदर ज्यादा रश ना होता था। लड़कियां इलाज के लिए आती थी और हम अपना काम कर लेते थे। आज तक हमारी पकड़ नहीं हुई थी क्योंकि क्लिनिक का सारा स्टाफ मिला हुआ था और कोई सवाल करने आता तो सब सफाई से मुकर जाते थे। फिर क्लिनिक में आने वाले दूसरे लोग भी गवाह होते थे कि कभी क्लिनिक में किसी मरीजा के साथ ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं हुआ था। यूं हमारा पर्दा अभी तक कायम था, लेकिन हमने बुला दिया कि असल पर्दा तो हमारा अल्लाह रख रहा था, वरना इंसान की कोई औकात नहीं है। और अगर अल्लाह पर्दा ख़त्म कर देता तो जाने कई मौके ऐसे थे जहां हमारी चोरी पकड़ी जा सकती थी, मगर हम बचते रहे और यही चीज़ हमें डील देती जा रही थी। कुछ देर बाद जब इंजेक्शन असर करने लगा तो डॉक्टर के साथ साथ मैं भी चौकन्ना हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कमरे से निकलते हुए मुझे अंदर जाने का कहा और खुद वहीं रुक गया। मैं पुरजोश सा तेजी से अंदर चला गया। सामने वो लड़की बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ता लड़की की तरफ हाथ बढ़ा गया। मैंने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी आंखों में बेबसी और इल्तिजा साफ नजर आ रही थी। वो बेबसी से मुझे देख रही थी मगर हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए ये कोई नया मंजर नहीं था। मैं पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहा था। अब तक सैकड़ों लड़कियों के साथ हम यही सब कर चुके थे और हर बार ऐसे ही शरीफ लड़कियां बेबसी से रोती थीं या हमारा शिकार क्लिनिक में आने वाली अकेली लड़कियां बनती थीं या फिर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली हर वो लड़की जिसकी कोई ना कोई मजबूरी होती थी कि वो अकेली अस्पताल में रुकती थी। हम ऐसी लड़कियों को ही निशाना बनाते थे। बाजुकात कुछ ऐसी गरीब लड़कियां भी आती थी जिनके मसाइल बड़े होते थे और इलाज की रकम नहीं होती थी। डॉक्टर साहब उन्हें भी मुफ्त इलाज के लिए अपने क्लिनिक में बुलाते थे, मगर साथ ये ताकीद भी कर देते कि वो किसी को हमारे क्लिनिक की खबर ना करे, क्योंकि ये मुफ्त इलाज सिर्फ उसी को दिया जा रहा है, वरना लोग पैसा होने के बावजूद मुफ्त इलाज का बहाना करते हैं। डॉक्टर साहब ऐसी बातें करके लड़कियों को अकेला क्लिनिक बुला लेते थे। हमारा शिकार सिर्फ हसीन लड़कियां बनती थी जिनको देखकर ही एक मर्द अपना होशो हवास खो दे और उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करे। उस वक्त हमारा शिकार बनने वाली वो जवान लड़की भी उतनी ही खूबसूरत थी कि मेरे लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। मैंने लड़की की बेबस आंखों की इल्तिजा नजरअंदाज कर दी और अपना काम करने लगा। मेरे दिमाग में हमेशा की तरह मेरी जवान बहनों का ख्याल सवार हो रहा था। अपनी बहनों की बेहतरीन जगह पर शादी करने, बारी जहेज देने के लिए मैं दूसरी जवान लड़कियों की इज्जतें पमाल करवा रहा था। मैं जानता था कि मेरा घराना भी अगर ये हकीकत जान लेता कभी इसकी इजाज़त ना देता। मैं डॉक्टर के इत्मीनान पर हैरान होता था। वो डॉक्टर भी जवान बच्चों का बाप था, मगर निहायत बेशर्मी से ये काम करवाता था और खूबसूरत लड़कियों से खूब फ़ायदा उठाता था। मैं कुछ देर बाद बेहाल होती उस लड़की को अपने कंधे पर डालकर कमरे से निकला और डॉक्टर से नजरें चुराते हुए क्लिनिक से बाहर खड़ी अपनी एम्बुलेंस में उस लड़की को स्ट्रेचर पर लेटा दिया। मैंने उस पर चादर फैला दी। इस दौरान वो लड़की जख्मी नजरों से मुझे देखती रही थी। मैंने एम्बुलेंस बंद की और अपने सफर पर रवाना हो गया। एम्बुलेंस में सायरन ऑन कर लेने की वजह से मुझे रास्तों पर भी दुश्वारी नहीं हो रही थी। पुलिस वालों ने भी सिरसा एम्बुलेंस में जानकर मुझे जाने का रास्ता दे दिया। मैं वीरान रास्तों पर पहुंचा तो मैंने सायरन और रोशनी बंद कर ली और निहायत तेज रफ्तारी से एम्बुलेंस आगे बढ़ाता चला गया। मैंने मतलूबा मुकाम पर पहुंचकर एम्बुलेंस रोकी और उस लड़की के पास पहुंच गया। वो मुझे देखकर बुरी तरह रोने लगी और आंखों ही आंखों में इल्तिजाएं करती रही, मगर मैं अपने दिल को पत्थर कर चुका था। मैंने उस लड़की के रोने धोने की परवाह किए बगैर उसे बाहर निकाला और वहीं छोड़कर वापसी के लिए रवाना हो गया। मैंने डॉक्टर को भी काम पूरा हो जाने का बताया। डॉक्टर ने हर बार की तरह मुझसे हंसते हुए कहा कि आज तो खुशी और सुकून की वजह से तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा मजा मुफ्त में ही मिल जाता है। मैं इस जुमले का मकसद जानता था। डॉक्टर सिर्फ मुझे हर बार ये बावर करवाता था कि मेरा काम कोई मानी नहीं रखता, बल्कि उल्टा मैं उसके बदले जो पैसा कमाता था वो भी खामखा मुझे मिल रहा था। मैं डॉक्टर के इस जुमले पर हर बार की तरह खामोशी से कॉल काट गया और थकन ज़दा सा अपने बिस्तर पर लेट गया। थकन और नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सच तो ये था कि थोड़ी बहुत खुशी मेरे अंदर भी फैली हुई थी, इसलिए मुझे भी बहुत सुकून की नींद आई। अगली सुबह उठा तो मेरा मिजाज खराब हो रहा था। बमुश्किल 1 लाख के करीब रकम मिलने पर मेरा दिमाग हमेशा की तरह घूमने लगा था।
डॉक्टर का घटिया रूप देखने के बाद से मैं इतना तो जान चुका था कि वो बहुत पैसा कमा रहा था। मैं गवाह था कि अस्पताल और क्लिनिक से इतना पैसा भी नहीं आ रहा था जितना वो डॉक्टर महंगी गाड़ियां और घर जायदाद बनाता जा रहा था, बल्कि नई से नई खूबसूरत लड़कियों का शिकार करने के लिए वो अक्सर क्लिनिक पर गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज भी करता था ताकि लोग उसके हक में रहें, और अगर कभी कोई मसला हो तो वही लोग डॉक्टर की शराफत और नेक दिली की गवाही दें। इस कारोबार में असल ख़तरा मेरी ज़ात को ही था। मुझे कम लोग जानते थे और मेरा किरदार बहुत लोगों की नज़र में मशकूक हो सकता था। जहाँ मैं अपने ज़मीर को हर बार थपक कर सुलाता, वहीं मुझे अक्सर ज़्यादा पैसे का लालच भी सताता था। मैं एक दो बार डॉक्टर को भी सुनवा चुका था कि उनके इस कारोबार में सबसे ख़तरनाक काम मैं ही करता था। मैं मरीज़ और मुर्दा लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को धड़ल्ले से लड़कियां अगवा करने के काम में इस्तेमाल कर रहा था। मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा था, अगर कभी लड़की को नशा ना चढ़ता या इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता और वो किसी भी पुलिस चौकी पर पुलिस वालों को मदद के लिए पुकार लेती तो मैं पकड़ा जाता, और तब मुझे यही डॉक्टर भी ना बचाता और शायद मेरी सारी उम्र जेल में गुजर जाती। मैं ये बातें डॉक्टर को सुनवाता था कि शायद इस बहाने मेरा पैसा बढ़ जाए, मगर डॉक्टर ने उस पर मुझे जार दिया और मुझसे बोला कि अगर मैं तुम्हें ये काम ना देता तो तुम सारी उम्र एम्बुलेंस चलाते रहते और बस महाना चंद टके कमा सकते। डॉक्टर ने उल्टा मुझे जता दिया और कहा कि ये मैं था जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम एक छोटे से काम के लाख के करीब पैसे कमा लेते हो। मुझे डॉक्टर की बात पर शदीद गुस्सा आता था, मगर मैं चुप होकर रह जाता। मैं मजबूर था क्योंकि डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं जानता था। मुझे इतना अंदाज़ा हो चुका था कि उस डॉक्टर के रवाबित बहुत ऊपर तक थे। अगर मैं उसके मुंह को आता तो वह शायद किसी रोज़ खामोशी से मुझे अपनी नींद सुला देता और किसी दूसरे को अपने साथ काम पर रख लेता। मैंने पैसा मिलते ही हर बार की तरह घर चक्कर लगाया तो मेरी माँ ने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी बहन के ससुराल में मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। वो लड़की मेरी देखी पाली थी और बहुत प्यारी और कम उम्र थी। हमारे देहात में और ख़ानदान में मेरी तरक्की और कामयाबी पर सब रश्क करते थे। सबको लगता था कि मैं शहर में गाड़ी चलाने की वजह से इतना कमा रहा था। जब से मैं पैसा कमाने लगा था, मेरी माँ मेरी बहनों की शादियों पर खूब पैसा लगाती थी और ख़ानदान में लेन देन के लिए भी सबसे महंगा तोहफा मेरी माँ की तरफ से होता था। मैं जवान लड़कियों की नीलाम की जाने वाली इज्जतों से कमाया जाने वाला हराम पैसा घर पर लगा रहा था। मेरे छोटे भाई मेरी वजह से तालीम हासिल कर रहे थे, इसलिए अम्मा ने मेरे रिश्ते की बात की तो लड़की वालों ने झट से हामी भर ली। अम्मा ने मुझे रिश्ता हो जाने का बताने के साथ फरमाइश की कि इस बार मज़ीद मेहनत करो और इतना पैसा जमा कर लो कि तुम्हारी शादी में बहुत धूमधाम और बहुत अच्छे इंतजामात किए जाएं। मैंने हामी भर ली और दिल में सोचने लगा कि डॉक्टर से इस बार साफ अल्फाज में बात करूंगा कि वो मेरा पैसा बढ़ाएं। मैं खुद भी अपनी शादी पर ऐसा एहतमाम चाहता था कि सब मेरी होने वाली बीवी पर रश्क करें और मेरी बीवी भी मुझे कमतर न समझे। मैं अपनी शादी की पूरे ख़ानदान पर दाग बिठाना चाहता था। घर वालों से मिलकर मैं वापस शहर पहुंचा और डॉक्टर से मिलने चला गया। मैंने डॉक्टर से बात की और कहा कि मेरे काम में ख़तरा बढ़ चुका है। पुलिस वाले अब मुझ पर शक करने लगे हैं और पिछली बार भी मेरी तलाशी ली गई थी। मैंने ये सब झूठ बोला ताकि डॉक्टर को एहसास हो कि मैं इतना ख़तरा मोल लेने के बावजूद उसका काम इतने अच्छे से कर रहा हूँ। मेरे झूठ पर डॉक्टर चौंक गया और उसके चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। मैंने तीर निशाने पर लगता देखकर डॉक्टर को यकीन दिलाया कि मैं उसका काम पूरी जिम्मेदारी से करूँगा, मगर इसके बदले मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए था। मैंने एक ही झटके में 2 लाख का मुतालबा कर लिया। डॉक्टर मेरी बात पर सोच में मुब्तला हो गया और फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो मान गया। मैं डॉक्टर के मान जाने पर खुश हो गया कि डॉक्टर मेरे झूठ में फंस चुका था। हराम पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे लगा कि अब मैं डबल पैसा कमाऊंगा, मगर मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मेरी पकड़ होने वाली थी और मेरा कमाया हुआ सारा हराम का पैसा एक साथ निकलने वाला था। अगर मैं ज़मीर की अदालत में सुरखरू हो जाता और तौबा करके काम छोड़ देता तो शायद मेरा पर्दा रह जाता, मगर मैंने तो मज़ीद लालच करके अपने बेज़मीर होने का सबूत दिया था। तीसरी रोज़ मुझे डॉक्टर की वही कॉल मसूल हो गई। डॉक्टर ने एक और लड़की को फंसा लिया था। इस बार लड़की अस्पताल से उठानी थी। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे बार बार हिदायत दी कि पुलिस से बच कर जाना। डॉक्टर डरा हुआ था, मगर पैसा ऐसी कशिश रखता था कि मेरी तरह वो भी ख़तरा देखने के बावजूद रुका नहीं था। मैंने जब लड़की देखी तो मुझे झटका लगा। वो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि कम उम्र लड़की थी। उसकी उम्र मेरी छोटी बहन के बराबर थी। उस लड़की को देखकर एक पल के लिए मेरा ज़मीर जागा था।
कि मैं उस छोटी लड़की के साथ वो काम ना करूं, मगर ज़मीर पर मेरी लालच हावी हो गई और मैं उसका मफलूज वजूद स्ट्रेचर पर डाला और बाहर ले गया। एम्बुलेंस में सवार होकर मैं तेज़ रफ्तारी से उसी वीराने की तरफ बढ़ रहा था ताकि अपना काम करके फारिग होते ही लड़की वहाँ छोड़कर डॉक्टर से पैसा लूं। मैंने पुलिस वालों को भी हर बार की तरह धोखा दे दिया, मगर कुछ आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने फ्रंट मिरर से जब पीछे की तरफ लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी वापस मोड़ी। मेरा दिल बुरी तरह कँपकँपा रहा था। मैं निहायत तेज़ी से एम्बुलेंस अपने घर ले गया और झटके से एम्बुलेंस रोकते ही मैं तेज़ी से पीछे गया और उस लड़की को दबोच लिया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती बुरी तरह मचल रही थी, मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया था। मैं पसीने से शराबूर हो रहा था। कुछ देर बाद इस नीम बेहोश लड़की को मैं अपने रहायशी कमरे में ले गया और बेचैन सा टहलने लगा। मुझे बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था। मैंने उस लड़की को देखा जो अब बेहोश हो चुकी थी। उस लड़की के पास मौजूद मोबाइल निकालकर मैंने तलाशी ली तो मेरा जिस्म सरसराने लगा। मैंने उस लड़की का मोबाइल बंद करके सिम तोड़ दी और उस लड़की को अपने पास रख लिया। अगले रोज डॉक्टर ने फोन करके चीखते हुए सवाल किया कि लड़की कहाँ गई। मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। डॉक्टर के पसीने छूट के वो बुरी तरह घबरा गया और बोला कि लड़की गायब हो गई है। मैंने भी झूठी परेशानी जाहिर की और एक दो बातों के बाद कॉल काट दी। डॉक्टर लड़की को ढूंढने लगा, जबकि मैंने उसे अपने घर में छुपा लिया था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और डरी हुई थी। 2 दिन वो लड़की मेरी कैद में रही और इस दौरान मैं उसका मुंह कपड़े से बांध कर रखता था ताकि वो आवाज ना निकाल सके। मैं खुद उसे खाना खिलाता और फिर मुंह बंद कर देता। 2 दिनों में ही उसका हाल खराब हो चुका था। 2 दिन के बाद मैंने डॉक्टर से बात होने पर झूठ बोल दिया था कि लड़की एक वीरानी से मिल गई है। डॉक्टर हास बहता सा फौरन लड़की लाने का बोला। उस लड़की के लिए वो डॉक्टर पागल हुआ जा रहा था। डॉक्टर की कमजोरी जानते ही मैंने मौके से फायदा उठाया और लड़की के बदले 50 लाख मांग लिए। डॉक्टर चुप सा हो गया। मैंने भी कॉल काट दी और इत्मीनान से बैठ गया। डॉक्टर मेरी रहाइश के बारे में नहीं जानता था, ना ही उसने कभी मेरे गांव का नाम जानने में दिलचस्पी जाहिर की थी, इसलिए वो मुझ तक पहुंचने से कासिर था और वो लड़की भी डॉक्टर को हर हाल में चाहिए थी। मैं जानता था डॉक्टर उस लड़की की खातिर 50 लाख जैसी बड़ी रकम भी मुझे देने को तैयार हो जाता। मेरी तवक्को के मुताबिक डॉक्टर ने अगले ही रोज मुझे फोन करके कहा वो पैसा देने को तैयार है, मैं उसे लड़की पहुंचाऊं। डॉक्टर गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और बोला कि अगर तुमने लड़की को हाथ लगाया, उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो मैं बख्शूंगा नहीं। मैं डॉक्टर की बेबसी पर हंसते हुए बोला कि वो लड़की आज तक मिलने वाली सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसे हाथ ना लगाना मुश्किल है। मैं चाहता था कि इस बात पर डॉक्टर मुझे जल्दी रकम दे दे। इस बार पैसा लेकर मैं हमेशा के लिए काम छोड़कर इस शहर से चले जाने का सोच चुका था, क्योंकि डॉक्टर की असलियत मुझ पर खुल चुकी थी। पैसों की खातिर जो मैंने डॉक्टर से पुलिस का झूठ बोला तो उस डॉक्टर ने मुझे फंसाने का सोच लिया था ताकि वो खुद को बचा सके। वो लड़की डॉक्टर की अपनी भेजी हुई लड़की थी जिसे खास तौर पर मुझे फंसाने के लिए भेजा गया था। डॉक्टर ने उस लड़की को इंजेक्शन ही लगाया था, ना ही वो मफलूज हुई थी। मैंने एम्बुलेंस चलाते हुए जब मिरर से देखा था तो वो लड़की चादर में छुपी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मोबाइल की रोशनी मेरी तेज नजर में आ चुकी थी, इसलिए मैं चौंक गया और बरवक्त एम्बुलेंस मोड़कर लड़की को अपने घर ले आया था। जब लड़की को काबू करके मैं अपने कमरे में लाने के बाद मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो साकित रह गया था। उस लड़की को डॉक्टर ने हिदायत दी हुई थी कि पुलिस चौकी पर गाड़ी रुकते ही वो चादर उतार कर शीशा बजा दे और पुलिस के मुतवज्जो होते ही मेरे बारे में बताए। डॉक्टर की चाल के मुताबिक लड़की को ये झूठ बोलना था कि मैं उस लड़की से मोहब्बत का नाटक करने के बाद अब उसे जबरदस्ती अफगानिस्तान बॉर्डर पर ले जा रहा हूँ। ऐसा करने से अब तक गासिब हुई सारी लड़कियों का इल्जाम सिर्फ मुझ पर आ जाता। मैंने जब लड़की से बाकी तफसील उगलवाई तो उसने एक ऐसी बात बताई जो मुझे ठिठका गई। मैंने उसी बात को इस्तेमाल किया और डॉक्टर से 50 लाख मांग लिए। मैंने लड़की से वादा किया कि मैं उसे आज़ादी के साथ साथ डॉक्टर की असलियत बताऊंगा ताकि वो आज़ाद होते ही जाकर मीडिया वालों को सब बता दे। मैं डॉक्टर की चाल उसी पर उलटना चाहता था। वो लड़की मीडिया पर उस डॉक्टर का असल रूप ले आती तो डॉक्टर फंस जाता, जबकि मैं पैसा लेकर गायब हो जाता। आज़ादी के बदले वो लड़की मान गई थी। मैंने उस लड़की को सब बता दिया कि डॉक्टर खूबसूरत मरीज़ा लड़कियों का दिमाग सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाकर उन्हें मेरे हवाले करता है और मेरा काम उन लड़कियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचाना था। आगे बॉर्डर पर भी एक डॉक्टर मौजूद होता था जो निहायत राजदारी से उस लड़की को लेता आगे बढ़ जाता था। मुझे इसी काम की 1 लाख के करीब रकम मिलती थी। मैं नहीं जानता था कि वो डॉक्टर उन लड़कियों के साथ क्या करते थे और उन दोनों डॉक्टरों को इस काम के कितने पैसे मिल रहे थे। मेरा काम बस मरीज़ा लड़की को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़े डॉक्टर तक पहुंचाना होता था।
मैं अपना पैसा लेकर एक तरफ हो जाता था। मैंने उस लड़की को यकीन दिलाया कि मैं अब तौबा कर चुका हूँ और आइंदा ये काम नहीं करूँगा, मगर डॉक्टर मेरे बाद भी लड़कियों को ऐसे ही बेचता रहेगा। मेरी बात पर वो लड़की गम और गुस्से से बढ़ गई। हालांकि मेरी तौबा की कहानी झूठी थी। अगर मैंने वाकई तौबा की होती तो मैं अपना आप बचाने की बजाय उस लड़की को बचाने की कोशिश करता, मगर मैंने खुद को बचाया और अब भी मैं उस लड़की के बदले 50 लाख ले रहा था। मैंने अपनी माँ को जल्दी शादी करने का बोला और लड़की को लेकर एक जगह पहुंच गया। डॉक्टर ने मुझे पैसा दिया और मैंने लड़की को आज़ाद कर दिया। पैसा लेते ही गाड़ी में बैठकर मैं तेज़ रफ्तारी से अपने घर पहुंच गया और सुख का सांस लिया। मगर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उस लड़की को अपनी रहाइश दिखा बैठा था। मेरी मोहलत भी अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इतनी होशियारी के बावजूद मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा था और ना सिर्फ लड़की को अपनी रहाइश दिखाई बल्कि उस पर एतबार भी किया। उस रोज़ रात हो जाने की वजह से मैं रुक गया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रकम लेकर रात के वक्त अकेले देहात का सफ़र नहीं करना चाहता था। अगले रोज़ मैं भी रवाना होने ही वाला था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। मेरा रंग उड़ गया। पुलिस वाले मुझे धकेलते हुए घर में घुसे और हर तरफ तलाशी लेने लगे। मैं घबरा गया और इससे पहले कि कुछ बोलता, पुलिस वालों को पैसों का बैग मिल गया। वो पैसा उठाकर मुझे घसीटते हुए थाने ले गए। मैं अपना जुर्म पूछता रहा, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे जाकर पता चला कि वो लड़की ना सिर्फ डॉक्टर की असलियत मीडिया के सामने खोल चुकी है, बल्कि मेरे बारे में भी पुलिस को बता चुकी थी। उस लड़की का मामू पुलिस कमिश्नर था। मैं उस लड़की की अधूरी सच्चाई जानने पर अब पछता रहा था। उस लड़की ने मेरी कैद में रहते हुए मुझे आधा सच बताया था। वो दरअसल उस डॉक्टर की सगी यतीम भतीजी थी। डॉक्टर बज़ाहिर अपनी बेवा भाभी और यतीम भतीजी का बहुत ख्याल रखता था, मगर असल में उसकी नज़र में अपनी भतीजी के लिए उतनी ही इज्जत थी कि मुझे फंसाने के लिए उसने सगी भतीजी को इस्तेमाल किया था, ताकि कमिश्नर अपनी भांजी के साथ ऐसा करने पर मुझे मार डाले। उसने भतीजी को सच नहीं बताया, बल्कि उसको उल्टी सीधी दवा देकर बीमार किया और उसे घर भेजने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई। डॉक्टर ने उसे झूठ बोला कि गाड़ी मुयस्सर नहीं है, जबकि वो टैक्सी में सफ़र करने के काबिल नहीं है। जब वो भतीजी को भेज चुका तो रास्ते में उसे मैसेज करके परेशान करने लगा। मैसेज में डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि उसे किसी ने अभी बताया है वो एम्बुलेंस वाला एक मकार और बुरा इंसान है, इसलिए वो लड़की पुलिस के सामने आते ही शोर मचा दे और उस एम्बुलेंस वाले पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर दे। ये मैसेज मुझे गुस्सा दिला गया था। तब लड़की ने बताया कि वो उस डॉक्टर की भतीजी है। मैंने ये सुनकर डॉक्टर से पैसा मांग लिया और लड़की को भी सारा सच बता दिया। मैं और डॉक्टर नहीं जानते थे कि कमिश्नर ने अपनी यतीम भांजी को हिफाजती तौर पर एक लॉकेट दिया था जिसमें खुफिया कैमरा था। डॉक्टर और मेरा झूठ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। उसी को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने डॉक्टर और मुझे पकड़ लिया था। हम दोनों अपनी लालच समेत अब जेल में हैं। कमिश्नर ने मुझ पर और डॉक्टर पर ऐसे ऐसे केस डाले थे कि हमारा अब जेल से निकलना नामुमकिन है। अब सोचता हूँ मेरी माँ शायद शादी की तैयारियां किए मेरे इंतजार में बैठी रह गई होगी। उसे खबर तक नहीं थी कि उसका बेटा जेल में जा चुका है। मेरे लालच और हराम कमाई की लत ने मुझे रुस्वा कर दिया था। मैं अपनी माँ बहनों का इकलौता सहारा था और अपने घटियापन की वजह से उन्हें ऐसा बेसहारा कर चुका था कि उन्हें शायद कभी ये भी पता न चलता कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया हूँ। मुझे अल्लाह ने बहुत मोहलत दी थी, मगर मैंने तौबा नहीं की और अब ऐसी पकड़ हुई कि बचना मुश्किल हो गया। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हराम कमाई का लालच जहर की तरह फैलता है, इससे छुटकारा पा ले। ऐसा कोई भी गलत काम करते हैं तो फौरी तौबा कर ले। ऐसा ना हो कि मेरी तरह मोहलत ख़त्म हो जाए और पछतावे बाकी रह जाए। मज़ीद सच्ची कहानी और सच्चे वाक़ियत के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।